नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पूर्वांचल की जमीन पर 5 बार पड़ चुके हैं। सोमवार यानी 13 दिसंबर को पीएम मोदी एक बार फिर पूर्वांचल में होंगे। अभी वो बलरामपुर में थे इसी शनिवार को। इस बार वो भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर से 9 मेडिकल कॉलेज, 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का उनके हाथों उद्घाटन हो चुका है। मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आना जाना लगा रहता है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल की अहमियत क्या है और पूर्वांचल को साधने के लिए काशी से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती है। पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। पूर्वांचल में जीत हार के मायने बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि मोदी के मिशन 2024 के लिए 2022 में पूर्वांचल जीतना क्यों जरूरी है। मोदी योगी के होते हुए भी बीजेपी को पूर्वांचल में किस बात का डर सता रहा है। क्या पूर्वांचल में विकास के नाम पर वोट बरसेगा या जात पात का जुगाड़ काम करेगा। पूर्वांचल जिसे लखनऊ की सत्ता का गेटवे माना जाता है, वो इस बार किसके लिए खुलेगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 1/3 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र से ही आती हैं। सामान्य तौर पर देखा गया है कि पूर्वांचल में जिसका सियासी वर्चस्व रहता है वही लखनऊ की सत्ता पर काबिज होता रहा है। साल 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। प्रचंड बहुमत से लैस बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। साल 2012 में पूर्वांचल में साइकिल ने तूफानी रफ्तार पकड़ी थी तो इस क्षेत्र की 102 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। साल 2007 में पूर्वांचल के लोगों को मायावती की पार्टी बीएसपी में संभावना दिखी और क्षेत्र की 85 विधानसभा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार जीते थे। पिछले 3 दशकों से पूर्वांचल का एक सामान्य सा ट्रेंड रहा है कि वहां के लोगों ने हर बार अपना मन बदला है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्वांचल के लोग इस बार जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा। पूर्वांचल के वोट शास्त्र के विश्लेषण से पहले ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सोमवार के काशी दौरे के प्लान में क्या-क्या शामिल है और उसके राजनीतिक संदेश क्या निकलेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से अपने लगाव का जिक्र कई बार कर चुके हैं। काशी ने उन्हें अपना सांसद बनाया तो मोदी ने भी इस प्राचीन शहर की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सकरी गलियों से घिरे बाबा विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो चुका है। 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की राह में कई रुकावटें थी। तंग गलियां और रास्ते, 315 घरों का अधिग्रहण, करीब 700 परिवारों और दुकानदारों का विस्थापन, इस क्षेत्र में पड़ने वाले मंदिरों को बचाने जैसी चुनौतियां थी। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में बदलाव का विरोध भी हो रहा था, लेकिन तमाम अड़चनों को पार करते हुए 2 साल के भीतर ही भव्य दिव्य धाम की तस्वीर बदल गई। अब इस कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए सोमवार को पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव से अनुमति लेकर सड़क के रास्ते खिड़कियां घाट पहुंचेंगे और वहां से क्रूज के जरिए ललिता घाट जाएंगे। गंगा तट पर बने गेटवे ऑफ कॉरिडोर से गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे। मंत्रोच्चार के बीच मुख्य यजमान पीएम मोदी काशी विश्वनाथ का विशेष अनुष्ठान करेंगे और भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे।
गंगा घाट से लेकर मंदिरों तक को सजाया गया है। काशी को 11 लाख दियों से दमकाने की तैयारी है। लोकार्पण के बाद पूरे काशी में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भेजने की तैयारी है। काशी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी क्रूज से दशाश्वमेध घाट जाएंगे और गंगा आरती के दर्शन करेंगे। अगले दिन अपनी ही पार्टी के शासन वाले मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन करेंगे। दिव्य भव्य काशी में 1 महीने तक लगातार कार्यक्रमों की तैयारी है। ये कहीं न कहीं भाजपा का जो धार्मिक विकास का एजेंडा है ये उसका हिस्सा है और मुझे लगता है कि इसी जरिए एक बृहत्तर हिंदू एकता की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर चुनावी गणित और समीकरण के हिसाब से देखें तो ये निश्चित रूप से हिंदुओं के मतों के ध्रुवीकरण का एक अप्रत्यक्ष प्रयास है जो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से किया गया है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी काशी के कायाकल्प में जुटे हैं। 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद काम ने तूफानी रफ्तार पकड़ी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इस प्राचीन नगरी के गंगा घाटों पर ही नहीं, पूरे शहर में बदलाव के निशान दिख रहे हैं। 186 करोड़ रुपए की लागत से 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार हुआ। रिंग रोड, रेल ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के जरिए काशी के घंटों के ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाया गया। सीवेज सिस्टम दुरुस्त करने से लेकर बिजली की सप्लाई सुधारने पर भी काम हुआ। स्मार्ट पुलिसिंग से लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए शहर में 720 जगहों पर 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। बुनकरों, शिल्पकारों और कारीगरों की राह आसान करने के लिए दीनदयाल हस्तकला संकुल काम कर रहा है। मोदी योगी के दौर में काशी में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने पर भी जमकर काम हुआ। आज की तारीख में काशी पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। दरअसल बीजेपी काशी की जमीन से पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वांचल को बड़ा संदेश देने की कोशिशों में जुटी है। काशी के विकास मॉडल को लोगों के सामने पेश कर प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी मिशन 2022 में बीजेपी के प्रचंड जीत के स्क्रिप्ट आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन एक बड़े पॉकेट की कमजोरी को भांपते हुए जब 7वें चरण के चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने काशी में 3 दिन तक प्रवास किया तो इसका बड़ा असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिली। उन जिलों में भी सीटें मिली जहां उसकी उम्मीदें बहुत कम थी। इस बार कई कारणों से पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी माना जा रहा है। 2017 में यूपी में बीजेपी के प्रचंड जीत में पूर्वांचल का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में बीजेपी पूर्वांचल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए लोगों को जोड़ने में तूफानी रफ्तार से जुटी हुई है। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बीजेपी क्षेत्र के विकास के एक्सप्रेसवे के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी रणनीतिकारों को लगता है कि पूर्वांचल को साधने के लिए सभी जरूरी समीकरण उनके पक्ष में हैं। मसलन प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से लोकसभा सांसद होना, उनके नेतृत्व में काशी को क्योटो बनाने की कोशिशें, जमीन पर दिखता बदलाव और गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक। ऐसे में बीजेपी काशी और गोरखपुर विकास मॉडल दिखाते हुए पूर्वांचल के दूसरे जिलों की तस्वीर बदलने के नाम पर लोगों से 2022 के लिए वोट मांग सकती है। लेकिन बीजेपी रणनीतिकार ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वांचल की जातीय राजनीति सबसे जटिल है। संभवतः जातीय समीकरणों को साधने के लिए ही बीजेपी ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह दी। महाराजगंज से सांसद संजय चौधरी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। योगी सरकार में पूर्वांचल से आने वाले चेहरों की भी दमदार मौजूदगी है। पूर्वांचल के 8 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 2 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 को राज्य मंत्री बनाया गया है। पूर्वांचल के अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लोगों को संदेश देने में जुटे हैं कि उनके राज में गुंडों की खैर नहीं है। पूर्वांचल की दशकों से चली आ रही सियासी परंपरा को बदलने के लिए बीजेपी चौतरफा रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के मिशन 2022 और 2024 दोनों के लिए ही पूर्वांचल चक्रव्यूह के पहले द्वार की तरह से है, जिसके पूरी तरह खुलने पर ही बीजेपी की आगे की राह आसान होगी। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बगैर पूर्वांचल को साधे 2022 का मिशन लखनऊ नामुमकिन जैसा है, क्योंकि अखिलेश यादव आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर अपना ज्यादातर ध्यान पश्चिमी यूपी की ओर लगाए हुए हैं। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों के मन को पढ़ना भी आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें पूर्वांचल से हैं, क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी ने इस क्षेत्र में विकास और बदलाव को कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या कुशीनगर एयरपोर्ट, सरयू नहर परियोजना हो या गोरखपुर का खाद कारखाना, बीजेपी लोगों को बताने में जुटी है दूसरी पार्टियों ने सिर्फ पूर्वांचल के लोगों का वोट लिया, लेकिन मोदी योगी ने जो कहा कर दिखाया। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। 1991 में राम लहर में बीजेपी को इस क्षेत्र में लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला था। उसके बाद 2017 में पूर्वांचल के लोगों ने बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया। अयोध्या विवाद का हल भले ही सुप्रीम कोर्ट से निकला, लेकिन अयोध्या में भव्य दिव्य रामलला का मंदिर बनाने का काम तूफानी रफ्तार से मोदी योगी के दौर में ही हो रहा है। लेकिन पूर्वांचल के लोगों का हर चुनाव के साथ बदलने वाला मिजाज और वहां का जातीय समीकरण बीजेपी को थोड़ा परेशान जरूर कर रहा होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि पूर्वांचल में किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल में मुसलमान 15 से 16%, यादव 13 से 14%, ब्राह्मण 9 से 10%, राजपूत 6 से 7%, निषाद 3 से 4%, राजभर 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5%, मौर्य 4 से 5% और दलित 20 से 21% के बीच है। उत्तर प्रदेश में भले ही 403 सीटें हैं असेंबली में, लेकिन यहाँ की पिछले इलेक्शंस का अगर हम परिणाम देखें तो पूर्वांचल की 80 से 100 के बीच में जो सीटें हैं उन पर जिस भी पार्टी का प्रभुत्व होता है या उनमें से सबसे ज़्यादा सीट्स जो पार्टी जीत ले जाती है, आमतौर पे उन्हीं की सरकार बनती है। यहाँ पूर्वांचल में बीजेपी को 2017 में भले ही तूफानी जीत मिली, लेकिन बीजेपी रणनीतिकार ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वांचल के मतदाताओं का मन बदलता रहता है, क्योंकि 2007 में पूर्वांचल के वोटर बीएसपी के साथ खड़े हो गए तो 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसे में 2017 में पूर्वांचल के नतीजों पर एक नजर डालना जरूरी है। क्षेत्र की 167 सीटों में से बीजेपी को 117 सीटें और 35.22% वोट मिले। समाजवादी पार्टी को 17 सीटें और 21.6% वोट, बीएसपी को 14 सीटें और 23.4% वोट, कांग्रेस को 2 सीटें और 5.65% वोट, अन्य के खाते में 17 सीटें और 13.4% वोट मिले। 2017 में बीजेपी के साथ पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी खड़ी थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की राह रोकने और अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं। जोन बायन लखनऊ और दिल्ली में बैठल दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो, दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है?
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पूर्वांचल की करीब 90 विधानसभा सीटों पर राजभर समुदाय के वोटर्स का असर है और 25 से 30 विधानसभा सीटों पर राजभर समुदाय के वोटर किसी उम्मीदवार की हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पूर्वांचल की जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जिससे बीजेपी को लखनऊ की सत्ता के सबसे बड़े द्वार पर ही रोका जा सके। पूर्वांचल में बीजेपी की राह में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं अखिलेश यादव। वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पूर्वांचल का दिल जीते बगैर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अखिलेश एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की क्वालिटी और बीजेपी के विकास मॉडल पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी ओर जाति आधारित छोटे छोटे दलों से गठबंधन के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल और अंसारी बंधुओं से हाथ मिलाकर अखिलेश क्षेत्र के जातीय समीकरणों को साधने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। बीएसपी और कांग्रेस भी पूर्वांचल की जमीन पर अपने लिए माहौल बनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। एक बात तय है कि अखिलेश यादव की चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ से सत्ताधारी बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ रही होगी। दूसरी पार्टियों से छिटके प्रभावशाली नेताओं को गले लगाने में अखिलेश यादव जरा भी देर नहीं लगा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव में एक एक वोट जरूरी होता है। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटर्स के दम को देखते हुए इस बार समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से निष्कासित गोरखपुर के चिल्लू पार से विधायक विनय शंकर तिवारी को भी साइकिल पर चढ़ा लिया। बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। विनय तिवारी के भाई और संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और उनके करीबी रिश्तेदार एवं विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे के अलावा बीजेपी के जय चौबे भी साइकिल पर सवार हो गए। विनय और कुशल तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगाए। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करे। हरिशंकर तिवारी के परिवार का गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तिवारी परिवार के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को जहां अखिलेश की ताकत में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं बीएसपी और बीजेपी के लिए पूर्वांचल में झटके के तौर पर। पूर्वांचल में बाजी पलटने के लिए अखिलेश पूरी तरह से जातीय समीकरणों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वो अपने पुराने यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक के साथ ब्राह्मण, राजभर, मौर्य और चौहान वोट बैंक का कुछ हिस्सा भी जुड़ता देख रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी की नजर क्षेत्र की जाति आधारित दूसरी पार्टियों पर भी है। मसलन गठबंधन साझेदार संजय सिंह चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी के जरिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली समेत आसपास के जिलों से आने वाली नोनिया जाति पर नजरें भी टिकी हुई हैं। करीब 1.26% आबादी वाली ये जाति 15 से ज्यादा सीटों पर दखल रखती है। केशव देव मौर्य के महान दल का मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि कोई स्थानीय दल भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो मजबूत है तो उसे अपने साथ मिला लें, जिससे कि कहीं भी वो इस तरह का टकराव छोटे दलों से ना हो और साथ ही उस छोटे दल की जो मजबूती है उसका फ़ायदा सपा को मिले। ये उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि जितने गठबंधन समाजवादी पार्टी ने इस समय छोटे दलों के साथ किए हैं उतने किसी भी बड़े दल ने नहीं किए। अखिलेश अच्छी तरह से जानते हैं कि एक भी गलती भारी पड़ सकती है।
ऐसे में जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ वो बड़ी चतुराई से अपनी पार्टी के सिंबल पर महान दल और जनवादी पार्टी जैसे गठबंधन साझेदारों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। कुल मिलाकर के अखिलेश इस बार उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं जैसे मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे कि गैर यादवों के नेतृत्व में गैर यादव पिछड़ों को जोड़ना, मुसलमान उनके साथ है ही, और जितना थोड़ा बहुत जहां जहां उम्मीदवार होंगे सवर्ण मिल जाएगा, इस तरह के सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण बनाएंगे। बीएसपी भी पूर्वांचल में जातीय समीकरणों को साधने में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। तो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी क्षेत्र से आते थे। बाद में लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अब खुद नरेंद्र मोदी। इस क्षेत्र ने सूबे को कई कद्दावर नेता भी दिए हैं, लेकिन इस क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदली। विकास की दौड़ में ये पिछड़ा ही रहा। पूर्वांचल के दूर दराज के इलाकों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। रोजगार के लिए क्षेत्र के नौजवानों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में पूर्वांचल के दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को अपने लिए काशी, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों वाली सुविधाओं का इंतजार है। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक काशी ने भी राजनीति के कई रंग देखे हैं। आजादी के पहले बनारस राष्ट्रवादियों की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। 1905 में अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के फैसले के खिलाफ वाराणसी में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बाद में ये इलाहाबाद की ओर खिसका। इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी के लिए एकजुट होकर नेताओं को अंग्रेजों से लड़ते देखा है, तो आजादी के बाद सत्ता के लिए आपस में झगड़ते भी। ये पूर्वांचल का राजनीतिक वर्चस्व ही है कि इसकी सियासी जमीन से निकले 6 नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फूलपुर से सांसद हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करते थे, राजीव गांधी अमेठी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करते थे, चंद्रशेखर बलिया से लोकसभा पहुंचे थे, तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वाराणसी की नुमाइंदगी करते हैं। पूर्वांचल ने भले ही देश को कई बड़े और कद्दावर नेता दिए, लेकिन सियासत में आगे रही पूर्वांचल की जमीन विकास की दौड़ में पिछड़ती गई। देखिए, इसको पूर्वांचल का दुर्भाग्य कहेंगे कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बरसों बाद तक जिस इलाके का राजनीतिक रसूख केंद्र और राज्य की सरकारों में काफी मजबूत रहा है, पिछले 4 दशक उसके दुस्वप्न सरीखे गुजरे हैं। आजादी के बाद यानी 1948 के आसपास वाराणसी कांग्रेस में 2 गुट हुआ करते थे, एक रघुनाथ सिंह का और दूसरा कमलापति त्रिपाठी का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी 2 गुट बन गए थे, जिसमें पूर्वांचल की हनक साफ साफ दिख रही थी। इसमें एक गुट पुरुषोत्तम दास टंडन का और दूसरा बाराबंकी के रफी अहमद किदवाई का था। आजाद भारत के पहले चुनाव यानी 1952 में ज्यादातर नेता मंत्री, सांसद और विधायक बनने का सपना पाले हुए थे। 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। संपूर्णानंद ने विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से मना कर दिया, तो कमलापति त्रिपाठी को मिलने वाली सीट दक्षिण बनारस संपूर्णानंद को दे दी गई। पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि उसी दौर में कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल में करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। साल 1954 में जब गोविंद बल्लभ पंत को केंद्र की राजनीति में बुलाया गया, तो संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी, रघुनाथ सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह समेत कुछ और नेता खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझते थे। राजनीति आगे बढ़ती रही, आपसी खींचतान में कांग्रेस कमजोर होती रही। ऐसे में सोशलिस्टों को भी राजनीतिक जमीन तैयार करने का मौका मिल गया।
बाद में कमलापति त्रिपाठी और त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन पूर्वांचल का कोई खास विकास नहीं हुआ। कमलापति त्रिपाठी आखिरी ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे जो भारत के रेल मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं की कोशिशों से DLW जो डीजल रेल कारखाना है वो लगा, लेकिन इसके अलावा कोई औद्योगिक विकास इलाके का नहीं हुआ। गोरखपुर से आने वाले वीर बहादुर सिंह भी सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन पूर्वांचल के विकास की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हाल के सालों में मैं समझता हूं कि बनारस से भले ही कोई एक नेता ना उभरा हो, लेकिन बनारस के आसपास के क्षेत्रों से कई सारे ऐसे नेता उभरे जो कि अलग अलग दलों के लिए इम्पोर्टेंट थे। मोदी और योगी की जोड़ी ने पूर्वांचल की तरक्की के बंद खिड़की दरवाजों को खोलने की कोशिश की। फिलहाल तो पूर्वांचल में काशी और गोरखपुर विकास का केंद्र बना हुआ है, पर दशकों से विकास के दौर में पिछड़े पूर्वांचल के दूसरे हिस्सों को भी अभी तरक्की और बदलाव का इंतजार है। वैसे तो काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन सियासतदानों के लिए ये महत्वाकांक्षा और श्री गणेश की नगरी बन जाती है। अल्हड़ फक्कड़ मिजाज वाले इस शहर के मन को पढ़ना आसान नहीं है। पता नहीं कब यहाँ के लोगों के मन में कौन सी बात खटक जाए और कौन सी बात पसंद आ जाए। पूरे पूर्वांचल का मिजाज भी बहुत हद तक काशी के मिजाज से मेल खाता है। ये बात मोदी और योगी भी जानते हैं, अखिलेश यादव और मायावती भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं का पूर्वांचल दौरा भी बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पूर्वांचल लखनऊ की सत्ता का गेटवे रहा है और लखनऊ दिल्ली की सत्ता का। पूर्वांचल के मिजाज और इतिहास को देखते हुए जहां सभी पार्टियां उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर सियासी अखाड़े में डटी हैं, वहीं पूर्वांचल के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि किस सियासी सूरमा ने अपना वादा निभाया और किसने किया फरेब, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला तो लोगों का ही होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।